है। सो इसका परिणाम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। एक्चुअली ये अगर देखेंगे तो इसका रेफरेंस जो है वो अपरा पतन नहीं होती है तभी बस्ती देना है, ऐसा आया है। अथाम अपतंती अपराम पायेत सर्वशः अभिषेक ऐसे कहा गया। लेकिन अपरा कैसे उत्पन्न होती है? सो इंडोमेट्रियम से ही उत्पन्न होता है ना वो। सो इसी के लिए अगर शरीर में अपरा है वो नहीं पतन होती है तो इसके लिए भी दे सकते हैं। शरीर में गर्भ है वो अगर नहीं निकल रहा है, जो गर्भ संघ है उसके लिए भी दिया जा सकता है। वैसे ही अगर ये रज है उसका संघ है, ऐसे सोच के अगर दिया जाता है तो उसका भी परिणाम रज प्रवृत्ति के लिए बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। और भी एक है कि जैसे इसका फलश्रुति जो है उसमें बस शुक्रानिल विबंधेषु बस्त्या टोपेक्षु पूजितः ऐसा एक वाग्भट के कल्पस्थान में आया है। सो अनिल और विबंध इस ये अगर यानी वायु की विकृति है और रज की विकृति है तो ऐसे केसेस में ये शुक्रानिल विबंधेषु वाला जो बस्ती है ना वो भी हम इसमें जरूर दे सकते हैं। सो इसमें हम ऐसा नहीं करें कि सिर्फ वेदन कर रहे हैं। सो इसमें हम वायु की गति भी प्राकृत कर रहे हैं और रज का पाचन अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ये सोचना जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। और भी इसमें लक्षण मिलते हैं कि अति रज बहुत हेवी ब्लीडिंग होना। सो हेवी ब्लीडिंग जब ये रहता है तो इसको डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग ऐसा आजकल कहा जाता है, लेकिन इसमें कारण बहुत अलग अलग हमें मिलते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स में एडिनोमायोसिस है और या फिर ट्यूबो ओवेरियन मासिस है। फाइब्रॉइड जो रहते हैं उसमें आपको सभी को पता है कि कुछ जो है वो मायोमेट्रियम में होते हैं लेकिन वो कीपिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी ऐसे रहते हैं, कुछ पेडेंकुलेटेड रहते हैं, वो ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं देते हैं। लेकिन इंट्राम्यूरल की जो इस कैविटी में पीपिंग करते हैं, सो इस तरीके से जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड जो है वो ज़्यादा तकलीफ देते हैं क्योंकि उसमें इंटरमेट्रियम डिस्टॉर्टेड रहता है इसके लिए। सो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है? सो फाइब्रॉइड्स की दवा देनी है, राइट। सो फाइब्रॉइड्स क्यों बनते हैं? ये माउस का होना है, सो मांसपाचक देना है, ये एक बात तय होगी। फिर माउस के लिए कौन सी चिकित्सा कही गई है? सो शस्त्रक्षाराग्निकर्म, शस्त्रक्षाराग्निकर्म, इसके लिए सबको ऑपरेटिव बताना है, ऐसा नहीं करना है। बाकी भी है शस्त्र और क्षार, सो वो भी हमें यूज करना है। क्षार जैसे कि हमने अभी कहा कि जो कदली क्षार है, कमल नाल क्षार है, इसका परिणाम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। एक केस में इधर जरूर बताऊंगी। एक पेशेंट थी, उसका 7 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड था। जनरली ऐसा देखा जाता है कि 3 सेंटीमीटर तक के जो फाइब्रॉइड रहते हैं ना वो मेडिसिन और पंचकर्म से बहुत अच्छी तरीके से कम आ जाते हैं। 3 से 7 जो है वो कुछ पेशेंट्स में आते हैं, कुछ पेशेंट्स में नहीं आते हैं। 7 के अभाव जो है ना वो जनरली ज़्यादा नहीं देखा जाता है कि रिजल्ट अच्छे हैं, उसमें ऑपरेटिव करना जरूरी होता है बहुत बार, हमेशा ऐसा नहीं कहूँगी मैं क्योंकि हम केस बताएंगे वही। सो 7 सेंटीमीटर था फाइब्रॉइड, सो मेडिसिन चालू किया। सो 3 महीने हो गए। सो 3 महीने के बाद मैंने कहा कि रिपीट सोनोग्राफी करवाओ। सो रिपीट सोनोग्राफी कराएं। सो उसने फ़ोन किया मुझे, मैडम एक होता था 2 झाले था, मॅडम बघा तुम्ही। ठीक है तो घेऊन ये रिपोर्ट आप बघूया। सो वो रिपोर्ट लेके आई। सो पहला जो था ना वो 7 सेंटीमीटर का 1 फाइब्रॉइड ऐसे बताया है। अभी जो है वो 3 सेंटीमीटर का एक है और 2 सेंटीमीटर का एक है, ऐसा रिपोर्ट है। ओके, सो आई वाज शॉक्ड, ऐसा कैसा होगा। लेकिन जब ये वो इमेजिंग ही है, सो उसमें दोनों फाइब्रॉइड अगर साथ में आके मर्ज हुए तो वो 7 सेंटीमीटर जैसा दिख रहा था, राइट। और फिर वो जब भी दोनों रिग्रेस होते चल रहे तो डिस्टेंस बढ़ गया और 2 फाइब्रॉइड ऐसा रिपोर्ट आया। सो हमेशा ही अगर 7 सेंटीमीटर है तो अभी करना है 3 महीने तक एटलीस्ट मेडिसिन लेते हैं, देखता है रिपोर्ट क्या आता है, फिर उसके बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं। सो ऐसे भी केसेस रहते हैं। इसमें मेडिसिन क्या दी थी ये तो पूछना चाहिए आपको। सो इसमें मांसपाचक पद्मकाष्ठ ये हम बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं। पद्मकाष्ठ जो है वो पृथ्वी महाभूत वाला द्रव्य है जो स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट है। सो शरीर में जब भी मांस की विकृति रहती है सो उसमें अभिष्ठंदिनी भोजानी स्थूलानी चगुर्नी जैसे कहा गया। सो अभिष्ठंद कम करने में ये पद्मकाष्ठ बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करता है। सो ये जो फाइब्रॉइड्स रहते हैं सो इसमें मांसपाचक पद्मकाष्ठ कांचना कुकुल तो हम सब यूज करते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम आता है क्योंकि गंधमाला नाशक इसका कारण बताया ही गया है।
है कि कांचनार है, कोंबड़ना की कुकुड़ है, उसका भी परिणाम आता है अच्छी तरीके से। और ये माउस है और उसका माउस का वर्धन ऐसा हम अगर सोचते हैं तो उसमें दीपयंत्र प्रेशर करके यानी घटी यंत्र जो कहा गया है ना, उसका भी परिणाम इसमें बहुत अच्छी तरीके से आता है। स्पेसिफिकली जब भी इंट्राम्यूरल या फिर सबम्यूकोसस फाइब्रॉइड्स हैं तो पेशेंट को जब भी मेंस्ट्रुएशन में है तो उस समय उसको ये कहना है कि जो कुयोत्पत्ति उत्पन्न करने वाले जो द्रव्य है वो सेवन नहीं करते हैं। सो धीरे धीरे करके वो फाइब्रॉइड्स भी अच्छे से कम आने में मदद हो जाती है और मेंसेस जो हेवी होते हैं वो भी कम आने में मदद हो जाती है। सो इसमें क्या नहीं लेना है? सो दही नहीं लेना है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, या फिर मूंगफली की दाल है वो नहीं लेनी है, पोटैटो नहीं लेना है, फिर ब्रिंजल नहीं लेना है। ऐसे अगर करते हैं तो उसके कारण शरीर में कुयोत्पत्ति नहीं होती है और मेंसेस रेगुलर होने के लिए मदद हो जाते हैं। ऐसे ही केसेस में हम देखते हैं कि एडेनोमायसिस जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन है और उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन है। और एडेनोमायसिस में पेशेंट को प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग भी रहता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा नहीं। फाइब्रॉइड में कभी कभी ऐसा है कि 5-6 दिन ही होता है लेकिन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एडेनोमायसिस में 15 डेज 20 डेज ऐसे ब्लीडिंग बहुत जल्दी ज़्यादा देर तक चलता है और इसमें पेन भी रहता है। हमने एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है वो देखा है। एडेनोमायसिस में क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है ये एंडोमेट्रियल टिश्यू मायोमेट्रियल टिश्यू में घुस जाता है। ओके, सो एंडोमेट्रियम अगर मायोमेट्रियम में जाता है तो उसके कारण क्या हो जाता है कि मायोमेट्रियम के लेयर के अंदर वो बड़ा होता है कम होता है, सो वो पेन तो करेगा ही, राइट। इन्फ्लेमेशन है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज इसको बोला जाता है। इसका कारण क्या है, ये अंदर क्यों चला जाता है, उसका कॉज कुछ नहीं कहा गया है। सो इसी को हम अगर आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो इसको हम आश्रया पर कर्षक गति कहेंगे, राइट। जैसे शीत पित्त में हम देखते हैं कि पित्त प्राकृत है बेचारा, लेकिन उसको खींच के वायु चला जाता है, इसके लिए विकृति उत्पन्न होती है। वैसे ही इधर भी एंडोमेट्रियम नॉर्मल है, उसका थिकनेस बड़ा नहीं है, लेकिन वो एंडोमेट्रियम जो है उसको खींच के दूसरी जगह लिया जाता है जो कि मायोमेट्रियम है। और ऐसे होने के कारण वायु की चिकित्सा करनी है इसमें स्पेसिफिकली। जैसे हम कोई भी शीत पित्त है उसकी पित्त शमन चिकित्सा नहीं करते हैं, कौन सी चिकित्सा करते हैं, वायु शमन की चिकित्सा करते हैं। तो वातगजान ही उसमें दिया जाता है। वैसे ही ऐसे मेडिसिन में हमें अलग अलग वायु की विकृति दूर करने वाले मेडिसिन देने हैं, जैसे कि वातगजान कुछ है, या फिर इसमें बृहत्वात चिंतामणि हम बहुत सारे पेशेंट्स में यूज करते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि बृहत्वात चिंतामणि है तो उसने जॉइंट पेन को कम करना है, ये कौन तय करेगा, हम नहीं, वो उसका बहुत बड़ा कार्य है, राइट। सो वायु की कौन सी भी गति में विकृतियां हैं तो बृहत्वात चिंतामणि बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। और अगर हम देखते हैं कि वायु के कारण ही ये सब निष्क्रमण क्रिया ऐसे चल रहा है, सो ये निष्क्रमण नहीं हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब वायु की चिकित्सा इसमें करना जरूरी है। सो बृहत्वात चिंतामणि, इवन जो पेशेंट्स इरेग्युलर मेंसेस होने के कारण कंसीव नहीं कर पाते हैं, ऐसे केसेस में भी बृहत्वात चिंतामणि हम यूज करते हैं, उसका भी परिणाम बहुत ही अच्छा आ जाता है, मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं, पेशेंट कंसीव करने में भी बहुत अच्छे तरीके से इजी हो जाता है। वायु का जो और भी कार्य बताए गए हैं उसमें कर्ता गर्भाकृति नाम, ये भी वायु का कार्य है, राइट। सो वायु की गर्भ की आकृति नहीं बन रही, विकृत बन रही है या फिर नहीं बन रही है, ऐसी भी बात है ना, तो भी बृहत्वात चिंतामणि बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। सो ये हमें एडेनोमायसिस के बारे में सोचना है। एडेनोमायसिस में और भी कुछ महत्वपूर्ण बात मुझे कहनी है कि जो मायोमेट्रियम में चला गया जो एंडोमेट्रियम है उसको हमें उस घर से निकालना कैसा है। सो जैसे कि हम देखते हैं कि शीत पित्त में हम अलग अलग ऊपर लेप लगाते हैं तो वो पित्त का शमन हो जाता है जो वात शमन लेप है। सो वैसे ही अतस्य उपनाह अगर इस केसेस में हम अगर यूज करते हैं तो उसके कारण ये एडेनोमायसिस जो है उसके रिपोर्ट्स नॉर्मल आने में भी मदद हो जाती है। अदरवाइज एडेनोमायसिस है तो वो कार्सिनोजेनिक हो जाएगा, इसके लिए बहुत बार एडवाइस किया जाता है कि हिस्टेक्टोमी करनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके से हम इसको देखेंगे तो उसका परिणाम जो है, रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। इसमें पिचु धारण भी महत्वपूर्ण है। दुर्वाघृत जो है उसका हम पिचु पेशेंट्स को धारण करने के लिए बोलते हैं, सो दैट उसको पेन भी नहीं होता है। और भी बात है कि जो वायु की विकृति है वो पिचु स्निग्ध होने के कारण वायु की गति भी नॉर्मल हो जाती है।
बहुत बारी ये जो एडेनोमाइसिस के पेशेंट्स रहते हैं उसमें माताजी रोजोदृष्टि जैसे लक्षण, यानी जो नॉर्मली फार्टिंग रहता है वैसे योनि के प्रदेश से फार्टिंग होता है, ऐसे भी कुछ पेशेंट्स कहते हैं। तो ऐसे केसेस में भी ये दुर्वाघृत जो है उसका पीचू हम जरूर यूज कर सकते हैं। इसमें परिषेक उसका भी परिणाम ज्यादा आता है। ये जनरली बर्निंग सेंसेशन जो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं ना, उसके लिए यष्टि मधु का क्वाथ बनाना है और उसका परिषेक जो है वो लोअर एब्डोमेन पर करना है। ऐसे अगर हम करते हैं तो उसका परिणाम जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट्स का बर्निंग सेंसेशन कम करने के लिए हो जाता है। और कुष्मांड कल्प ये हम इसमें ज्यादा करके यूज करते हैं। कुष्मांड जो है वो भी रक्त पित्त कम करने वाला है, अम्ल पित्त कम करने वाला है, ताकत देने वाला है। और एक अकेला कुष्मांड नहीं, उसके साथ में बहुत सारे मेडिसिन भी है कुष्मांड कल्प में। सो उसके कारण पाचन हो जाता है और रस विकृति कम होने के कारण ये एडेनोमाइसिस जैसे केसेस या रजो वृद्धि जो है उसमें बहुत फायदा मिलता है। कभी कभी हमें ऐसे फोन आता है कि कल रात से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, मैं ऑफिस को भी नहीं गई हूँ, अब भी आप मुझे कुछ कहो कि मैं क्या करूँ, राइट। सो इसमें भी कुष्मांड कल्प अगर आपके पास है तो आप पेशेंट को कुरियर तो कर सकते हैं। अगर नहीं है कुरियर की फैसिलिटी तो पेशेंट कैसे कहना है कि कोई भी ऐप से कुष्मांड आप मंगवा लो, उसका रस जो है वो एक एक कप 2 बार अगर लिया जाता है तो हेवी मेंसेस जो है वो इमीडिएटली कम आने में मदद हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज। लोथरन मुस्ता, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन हेवी मेंसेस, ओके। और ये लोथरन मुस्ता जो है ना वो भी देते समय हमें लोणी जो रहता है ना, बटर यानी सॉल्टेड नहीं, हाँ घरी काटलेलं लोणी और बटर इसमें फर्क है। सो वो लोणी और शक्कर के साथ अगर दिया जाता है तो लोणी ग्राही होने के कारण वो ब्लीडिंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कम करने में मदद होती है। एक पेशेंट आई थी मेरे पास, सो एक्चुअली शी वाज एडमिटेड एंड शी कॉल्ड अप कि मुझे बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, आप आके देखिए करके। सो आई वेंट टू दैट हॉस्पिटल, डोंबिवली से पेशेंट थी और बाकी के रिपोर्ट देखे तो उसको डेंगू पॉजिटिव था। सो डेंगू में अगर मेंसेस आते हैं ना तो इट फ्लोज लाइक नथिंग, बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। सो बाकी तो उसके सब चल रहे थे मेडिसिन डेंगू वाले, यानी जो कुछ भी है वो चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक ये ठीक नहीं होता है तब तक ये थोड़ा सा ब्लीडिंग आपको रहेगा, सो यू हैव टू बेयर विद दैट। हम बाकी केयर कर रहे हैं कि एचबी वगैरह हम चेक करें, ठीक है, प्लेटलेट वगैरह के लिए बाकी पपईच्या पानांचा रस वगैरे हे सगळं चालू होतं। पण ऐसे केसेस में उसको आहार्य मात्रा में सिर्फ उसको बोला था कि 3 ही बातें खानी है आपको, गुलकंद, मोरावड़ा और तीसरा कुष्मांड का रस, इतना ही खाने के लिए दिया था। बाकी एक दिन पूरा कुछ भी नहीं खाना है। और उसके साथ में जो है वो कुष्मांड कल्प, रक्त पित्त कुलकंडन रस, मौक्तिकामदुधा और संधाननीय गण ये उसने दिया था। सो ऐसे देने के बाद में उसका ब्लीडिंग जो है वो नेक्स्ट डे 50% तक कम आ गया और फिर आगे के 3 दिन में वो रुक गया। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है ना तो वो देखने के बाद भी पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो ऐसे केसेस में ये हम ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें और भी है कि अगर पेशेंट आपके पास है क्लिनिक में आ सकते हैं। तो ऐसे केसेस में रक्त पित्त का एक बस्ती आया है सुश्रुत में, प्रियंगवादी बस्ती नाम से। सो इस बस्ती का क्षीरपाक करना है, उसमें गैरिक वगैरह यष्टि ऐसे द्रव्य है। सो इसका बस्ती का क्षीरपाक करना है। क्षीरपाक में हम दुर्वाघृत या फिर उसमें कोई भी शीत धर्म का यानी औदुंबर घृत भी हम बनाते हैं, वो उसमें डाल के फिर बस्ती दिया जाता है। ये बस्ती कितना देना है, समान मात्रा में देना है, यानी 120 ml क्षीरपाक उसमें 20 ml घृत, ऐसा अगर मिक्स करके देते हैं ना तो बस्ती पूरा का पूरा एब्सॉर्ब हो जाता है और हेवी ब्लीडिंग जो है वो कम आने में मदद हो जाती है। इसका बहुत बार ऐसा भी है कि दूसरे दिन नॉर्मल मोशंस होते हैं वैसे होता है, बस्ती का प्रत्यागम भी नहीं होता है क्योंकि इतनी कम मात्रा में हम देते हैं, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। वैसे ही मोचरस भी उसमें आप डाल सकते हैं क्षीरपाक में अगर चाहिए तो। सो लोधरादी अस्थापन बस्ती ये एक भी बस्ती हम यूज करते हैं, उसका भी परिणाम बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है। नेक्स्ट प्लीज। वेळ आहे ना सर आपल्याकडे, अजून एक 15 मिनटं। इरेग्युलर मेंसेस ये बहुत ज़्यादा एकदम हॉट टॉपिक है, हॉट केक बोलते हैं हमेशा है, राइट। सो इरेग्युलर मेंसेस में क्या करना है, आयुर्वेद के तरफ से बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो जाते हैं इरेग्युलर मेंसेस। सो डिलेड मेंसेस जो रहते हैं उसमें अनंता मंजिष्ठा फांड ये अगर रेगुलरली दिया जाता है, दातार शास्त्री जो है उनका फॉर्मूला है। सो पंचभौतिक चिकित्सा में सो अनंता और
मंजिष्ठा अगर देखेंगे तो एक शीत है एक उष्ण है, दोनों का गामित्व जो है गर्भाशय के ऊपर है। मंजिष्ठा विशेष करके रक्त के ऊपर काम करेगी और अनंता जो है वो रस के ऊपर काम करेगी। दोनों जो है वो फांड के स्वरूप में इसी के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि द्रव अगर हम देते हैं कोई भी स्त्री पेशेंट को, सो उसमें रस की विकृति दूर करने के लिए जो द्रव फॉर्म में जो मेडिसिन है उसका परिणाम बहुत अच्छी तरीके से आता है, इसके लिए फांड देना है। शतावरी अश्लोक दशमूलारिष्ट और कार्पास मूलासव, ये जो दशमूलारिष्ट और कार्पास मूलासव जो है ना, हम इस तरीके से यूज करते हैं। जनरली 5th डे से दशमूलारिष्ट चालू करना है पेशेंट को और 21st डे तक दशमूलारिष्ट देना है। फिर 22nd डे से कार्पास मूलासव चालू करना है जब तक मेंसेस नहीं आते हैं, तो अप टू द ऑनसेट ऑफ द मेंसेस। सो मेंसेस कार्पास मूलासव का तीक्ष्णता के कारण आते ही है और दशमूलारिष्ट के कारण वायु की गति प्राकृत रहती है। सो रज का पाचन बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, ये साइकिल मेंटेन रहता है। इसके लिए इरेगुलर साइकिल्स में हम रज का पाचन इसका विचार करके ये जरूर सब मेडिसिन यूज कर सकते हैं। सो दशमूलारिष्ट और कार्पास मूलासव इसका साइक्लिकल प्रयोग जो है वो बहुत ही फायदेमंद रहता है। नेक्स्ट प्लीज। अनियमित रजक जब भी रहता है ना, तो बस्ती और नस्य इसका परिणाम बहुत ही अच्छा आ जाता है। अभी इसमें नस्य करे तो कौन सा करें? सो संज्ञा स्थापन जो है ना, उसका नस्य हम इसमें करते हैं कि रेगुलर है मेंसेस, बाकी आते हैं तो भी 4-5 दिन ब्लीड होता है, बाकी ठीक होता है, लेकिन इरेगुलर है। ऐसे केसेस में संज्ञा स्थापन क्यों? क्योंकि गर्भाशय क्या है? एक इंद्रिय है जो कि पृथ्वी महाभूत का इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय है। इंद्रिय जब भी हम कहते हैं तो उसमें इंद्राः प्राणाः यत्र तिष्ठन्ति इति इंद्रियाः, राइट। सो उसमें विशेषतः प्राण की अवस्थिति है। सो प्राण जब भी रहते हैं तो उसका काम क्या है? सो उसका काम है कि धारण करना, कोई भी ऑर्गन का जो कार्य है वो प्राकृत उसके कारण, प्राणोत्र मूर्धना उरक कंठ चरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त दृक् धारण करना, राइट। सो ये धारण करने का काम करना है इसको। इसका मतलब है कि उसको कुछ अलग फंक्शन दिया है, ऑटोनोमस फंक्शन बोलते हैं ना, वैसे कि अन्नम गृह्णाति पचति, ये जैसे कार्य करने का है वैसे इसका कार्य का है कि गर्भ है उसको धारण करना, उसका पोषण करना और उसको छोड़ देना बराबर समय के ऊपर। वैसे ही नवरज स्थापन करना, प्रसाद रज के परिणमन करना, उसको अगर कंज्यूम नहीं होता है तो पुराण रज में उसका परावर्तन करना और उसको निकाल देना। उत्पत्ति स्थिति लय, ये तीनों प्राकृत होते हैं तो ही मेंसेस रेगुलर आ जाते हैं। सो ऐसे केसेस में उस ऑर्गन का, यानी खुद गर्भाशय की अगर बुद्धि, खुद गर्भाशय की संज्ञा प्राकृत कार्य नहीं कर रही है तो संज्ञा स्थापन का नस्य अगर हम देते हैं तो ये गर्भाशय जो है उसका कार्य प्राकृत करने के लिए चालू हो जाता है। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतना सब देने के बाद भी इरेगुलरिटी नहीं होती है, ठीक। सो उसमें क्या करना है? सो अग्निकर्म करना है। सो अग्निकर्म का क्या? ऐसे एकदम क्वेश्चन मार्क बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे। सो अग्निकर्म लंबार एरिया पर करना है कि जिसको हम प्लेक्सस बोलते हैं या फिर मूलाधार चक्र बोलते हैं। मूलाधार चक्र जो है उसकी प्रभाव में गर्भाशय का कार्य, काय म्हणायचा शब्द की मूलाधारच्या अखत्यारीमध्ये हे गर्भाशय असतं, राइट। सो गर्भाशय का कार्य जो है वो इसके प्रभाव से, मूलाधार के प्रभाव से चलता है। सो अगर विकृति के कारण, वायु की विकृति के कारण या फिर इंद्रिय विकृति के कारण कोई भी ऑर्गन अच्छी तरीके से कार्य नहीं करता है तो उसको त्रासन चिकित्सा कही गई है। वही गर्भाशय का उन्माद, इसे हम कह सकते हैं। कभी भी उठना, कभी भी सोना, ऐसा अगर हमारा बच्चा करता है तो हम क्या करते हैं? क्या, राइट। सो ऐसे करते हैं तो वो त्रासन चिकित्सा है, वो सुधर जाता है, बिगड़ता नहीं है, राइट। ऐसा हमें उसको मारना है ये इंटेंशन नहीं है, लेकिन उसको ठिकाने पर लाना है। अगर गर्भाशय उसका काम नहीं कर रहा है तो उसको ठिकाने पर लाने के लिए अग्निकर्म करना जरूरी रहता है, ठीक। इसमें बस्ती तो देते ही है, बस्ती का परिणाम अच्छे तरीके से आता है रेगुलर मेंसेस में। इसमें भी 2 पद्धति से बस्ती दिए जाते हैं, जो कि दशमूल धन्वंतर के जो है वो तो हम दे ही देंगे, लेकिन अगर पीरियड्स डिले हो रहे हैं तो उसमें हम जो 2 बस्ती मैंने कहे कि जो शतावधि है या फिर शुक्रादि रवि बंदेशु है, उसका भी परिणाम इसमें बहुत अच्छे तरीके से आता है। नेक्स्ट डिग्रेड मेंसेस। सो इसमें बिल्कुल ही कुछ भी करो, हमेशा ही 1.5 महीना 2 महीने, 1.5 महीना 2 महीने ऐसे ही मेंसेस आते हैं। तो इसमें जनरली रिपोर्ट जो है वो पीसीओडी ऐसा हमें मिलता है। जो अनार्थ यानी सेकेंडरी ह्यूमन एरिया है जो 3-6 महीने आने वाला, उसका मेडिसिन अलग रहता है। रेगुलर
इरेगुलर महीने में आते हैं जो कि पीसीओडी के कारण है। ऐसे केसेस में हमें क्या देना है, तो एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन मैं आपको बता दूंगी। सो इसमें शतावरी, गुडुची, शंख ये यूज किया जाता है। गुडुची सत्व और शंख। इसमें शंख क्यों, तो ये सोचना है हमें। सो शंख जो है ना, सो उसकी एनालॉजी जो है वो गर्भाशय से है, त्रयावर्ता, राइट। शंखनाभ्याकृता योनि त्रयावर्ता सा प्रकृतिता, शंखनाभि के जैसी योनि की आकृति है, तो इसके लिए गर्भाशय के ऊपर शंख का गामित्व है। और भी एक शंख के बारे में एक वैशिष्ट्यपूर्ण बात है कि शंख भस्म जो है ना वो तारुण्य पीठिकाहार है। सब कैल्शियम कार्बोनेट है। कौन कौन से? शंख शौक्तिक है, प्रवाह है, मौक्तिक है, लेकिन स्पेसिफिकेशन है कि ये तारुण्य पीठिकाहार है। तारुण्य पीठिका कभी आती है? तारुण्य, राइट, जो कि हमारा टारगेट ऑडियंस हमने कहा कि 12 से लेकर 50 तक तभी तारुण्य पीठिका आती है। उसके बाद में 50 के बाद में अगर आती है ना तारुण्य पीठिका, तो वो रक्त दृष्टि के कारण है और वो गलू है, राइट। तो उस तरीके से उसको देखना है। बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं, आते हैं ऐसे, इसके लिए कहा। ओके, सो ऐसे जो केसेस रहते हैं, सो उसमें शंख हमें यूज करना है क्योंकि वो तारुण्य पीठिकाहार है। और पीठिका ज्यादा कभी आती है? जब भी पीसीओडी है तो तारुण्य पीठिका ज्यादा रहते हैं, राइट। सो उसी के लिए शंख का बहुत ही परिणाम इसमें बहुत अच्छा आ जाता है। दूसरी बात है कि अतसी उपनाह भी उसमें हम यूज करते हैं जो पीसीओज है वो कम करने के लिए। एक स्पेसिफिकेशन उसमें अगर कहना है तो विस्फोट करने वाले जो द्रव्य रहते हैं ना वो लगाने हैं, क्योंकि उसमें ओवम बन रहा है लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम होता है, इसके लिए उसका फॉलिकल रप्चर नहीं होता है, राइट। सो वो रप्चर के लिए अगर हमें स्पेसिफिकेशन करना है ना तो उसमें विस्फोटक द्रव्य यूज करने हैं। जैसे कि आप कोई भी निसर्ग में बहुत अच्छी तरीके से मास में भी द्रव्य दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो उसमें डिहाइस होने वाले कुछ फ्रूट्स रहते हैं, राइट। सो वो डिहाइस होते हैं ना तो वो ऐसा स्फोटन उसमें है, ताकत ऐसा। सो ऐसे यूज हम मेडिसिन उसमें कर सकते हैं कि जैसे इंद्रियोग है, आपने देखा रहेगा उसके महतारी बोलतात ना ते बोलतात। सो ऐसे जो है ना वो आप निसर्ग से देख के लोगों को सामने सिद्धांत के अनुसार से विस्फोटक द्रव्य में यूज कर सकते हैं। इवन मरीच जो है वो भी प्रमाकी होने के कारण एकदम थिन लेप उसका लगाना है, उसका भी परिणाम जो है वो ये पीसीओस कम करने के लिए यानी रप्चर करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। इसमें लताकरण, पिंपलीमूल और मरीच ये हम बहुत सारे पेशेंट्स में देते हैं कि 10 दिन हुए मेंसेस नहीं आए हैं। सो लताकरण, पिंपलीमूल और मरीच ये देते हैं तो पेन भी नहीं होता है और मेंसेस भी चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसमें नस्य और बस्ती बहुत सारे केसेस में यूज किए जाते हैं। नस्य ही क्यों ऐसा आपको एक तो प्राण इंद्रिय वगैरह सब मैंने बता दिया आपको, लेकिन दूसरी एक बात महत्वपूर्ण है कि नस्य जो है ना वो नासा ही शिरसोद्वारम वगैरह है और शिर जो है उसमें सब इंद्रिय स्थित है। इंद्रिय को कंट्रोल करने वाली जो ताकत है वो भी उधर स्थित है। और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि नस्य करते हैं तो नाक से करते हैं, तो नाक भी एक तो इंद्रिय है। ये जो इंद्रिय है वो कौन सा इंद्रिय है? गंध धारण करने वाला इंद्रिय है। ये जब भी हम देखते हैं तो पृथ्वी महाभूत प्रधान है, राइट, और गर्भाशय भी पृथ्वी महाभूत प्रधान है। तो गामित्व रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। इसके लिए नाक में कोई भी हम मेडिसिन देते हैं ना तो उसका परिणाम, जो मेडिसिन अगर गर्भाशय गामी है तो उसका परिणाम गर्भाशय के ऊपर इमीडिएटली आ जाता है। इसके लिए नस्य बहुत सारे केसेस में अगर आप देखेंगे तो सेकेंड मंथ में जब भी ये मेडिसिन अलग अलग आते हैं तो उसमें भी नासे या आसेन वापितम ऐसे आया है। सो गर्भ की स्थापना, गर्भ की उत्पत्ति और गर्भ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके लिए भी पहले नस्य ही आया है जो कि शमन मात्रा में है। सो ऐसे नस्य हम इसमें जरूर यूज कर सकते हैं। बस्ती जो है वो डिलेड मेंसेस में बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। बहुत सारे बस्ती अभी मैंने बता दिए। कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिसमें थिन एंडोमेट्रियम है ना, ऐसे केसेस में भी मुस्तादी अपन बस्ती जो है ना वो भी बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। नेक्स्ट प्लीज। बहुत सारे केसेस ऐसे रहते हैं कि जो बहुत बड़ा विषय है और 2 घंटे में मुझे भी आपको बताना है, लेकिन जितना ज़्यादा मुझे मैं बता सकती हूँ उतना देने का प्रयास करिए। ओके, सो पॉलीमेनोरिया ऐसे 15-20 डेज में मेंसेस आ जाती हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस रहते हैं, राइट। सो पॉलीमेनोरिया इसका मतलब ऐसा है कि रज का पाचन जो है ना वो बहुत जल्दी हो रहा है,
नवरजसे प्रसाद रूप, प्रसाद से पुराण रूप रज। सो ये जल्दी क्यों होता है? पित्त की विकृति के कारण। पित्त क्यों विकृत हुआ है? विदग्धता के कारण। सो विदग्ध आहार नहीं लेना है, ये पहली बार इस पेशेंट को कहनी है। और फिर इसमें हमें एडेनोमाइसिस में भी बहुत सारे केसेस ऐसे मिलते हैं कि जिसमें ये पॉलीमेनोरिया ऐसा लक्षण मिलता है। सो ऐसी इसी क्या बोलते हैं पॉलीमेनोरिया के लिए हमें क्या करना है? सो वयस्थापन करण जो है ना, उसका भी परिणाम इसमें बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। पित्तज ग्रहणी का जो मेडिसिन चरक में आया है या फिर वाग्भट में भी आप ले सकते हैं, वो भी इसमें यूज किया जाता है, क्योंकि पित्त विकृति है और ग्रहणी विकृति है, ऐसा पित्तज ग्रहणी है। सो ग्रहणी का और गर्भाशय का संबंध भी मैंने बता दिया और पित्त का और गर्भाशय का भी संबंध बता दिया। तो पित्तज ग्रहणी क्यों नहीं काम करेगा? इसमें जरूर करता है। पित्तज ग्रहणी मुक्ति कामदा ऐसा इसमें यूज किया जाता है। इसे देने से क्या होता है? मेंसेज जो है वो नॉर्मल 24 से 26 डेज में आने के लिए चालू हो जाता है। नेक्स्ट, पित्त प्रसादन और वातशमन ऐसी चिकित्सा इसमें करनी रहती है। ऐसे जो केसेस रहते हैं इसमें देवदार के रिष्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। सो यही बात है, इसमें नेक्स्ट से अलग अलग हम दे सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिसमें कुछ भी पैटर्न नहीं है, राइट? सो कभी 15 डेज में आ जाते हैं, कभी कभी 2 महीने के बाद आ जाते हैं। सो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? सो इंद्रिय विकृति ऐसा सोच के उसको नस्य देना है, या फिर इंद्रिय विकृति ऐसा सोच के उसमें हमें सुवर्ण युक्त सारस्वतारिष्ट जो है ना, वो ऐसे केसेस में हम यूज कर सकते हैं। उस गर्भाशय का खुद का कार्य उसको पता ही नहीं क्या करना है, कभी करना है, ऐसा हो रहा है, इंद्रिय करके उसको सोचना है। सो इसमें अगर सारस्वतारिष्ट यूज कर, उन्माद में क्या होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कार्य अकार्य विवेक नहीं रहता है। वैसे ही गर्भाशय में भी कार्य अकार्य विवेक नहीं है, इसके लिए वैसे हो रहा है। तो ऐसे केसेस में सारस्वतारिष्ट जैसे मेडिसिन या फिर उन्माद अकस्मात में जो जो कुछ भी घृत आए हैं, सो उसमें अगर आप देखेंगे तो महापैशाचिक घृत है, महाकल्याणक घृत है, कि जिसकी फलश्रुति में वंध्यत्व आता है, यानी वंध्यत्व दूर करने वाला ऐसा आता है। सो इसका मतलब ऐसा कि ये गर्भाशय के ऊपर काबिज को होने वाले द्रव्य हैं। सो ये हम घृतपान के लिए ऐसे केसेस में देते हैं। इसमें घृतपान ही क्यों देना है? सो घृत जो है वो मेधावर्धक बताया है, गर्भाशय की बुद्धि सुधरने वाला है, इसके लिए घृतपान देना है। नेक्स्ट प्लीज। ऐसे केसेस रहते हैं कि इंटरमिटेंट स्पॉटिंग है। सो इंटरमिटेंट स्पॉटिंग जब भी हम कहते हैं तो उसमें बराबर मंथ के मेंसेस आते हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा स्पॉटिंग रहता है। ऐसे जो केसेस रहते हैं उसमें जनरली पॉलिप ऐसा रिपोर्ट हमें देखने के लिए मिलता है, राइट? सो पॉलिप अगर है गर्भाशय में, इंडोमेट्रियल पॉलिप, सो ऐसे इंडोमेट्रियल पॉलिप के कारण इंटरमिटेंट स्पॉटिंग देखने के लिए मिलता है। सो ऐसे केसेस में हम स्थानभेद से अर्श ऐसा विचार करके अर्श की चिकित्सा अगर इसमें करते हैं तो उसका परिणाम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। तो इसमें भी मांसोपाचक पद्मकाष्ठा और क्षारों का प्रयोग किया जाता है, और एब्डोमेन के ऊपर लगाने के लिए लूध्रकूटज या फिर यष्टिमधि और दूध ऐसा हम देते हैं, सो दैट ये अर्श जो है वो कम आने में बहुत अच्छी तरीके से मदद हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज। हो गया मेनोपॉज आ गया। सो अर्ली मेनोपॉज, आजकल बहुत सारे हम केसेस ऐसे भी देखते हैं कि 35 एज है और मेनोपॉज है। मैरिज का एज 31, राइट? और मेनोपॉज 35, बहुत मिजरेबल है, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है कंसीव करने के लिए या फिर ऐसे करने के लिए। सो ऐसे केसेस में हमें सोचना क्या है? सो इतना जल्दी अगर शरीर का परिणमन हो रहा है तो इसका मतलब ऐसा कि रसायन चिकित्सा देनी है, दूसरी बात है वयस्थापन चिकित्सा देनी है। ये देने से पहले जो हरितिक्रीणाम चूर्णानि, ये जो पुराण मल शुद्धि कहा गया है वो देना चाहिए। सो आपको ये वयस्थापन और रसायन का परिणाम जो है वो मिलेगा। सो इसमें और भी एक मेडिसिन मैंने लिखा है कि वात पित्त ज्वर का मेडिसिन देना है। ज्वर का रस का आपको तो समझ में आ गया, लेकिन वात पित्त जब क्यों? आप अगर देखेंगे तो ज्वर में जो जो कुछ भी संप्राप्तियां बताई गई है उसमें वात पित्त जो ज्वर जो रहता है ना, उसकी संप्राप्ति हमेशा बहुत जल्दी रहती है, राइट? सो कफज अगर उसमें है तो संप्राप्ति धीरे से होती है। अकेले वात की संप्राप्ति भी धीरे होती है, अकेले पित्त की धीरे होती है। वात और पित्त जब भी जल्दी आ जाते हैं एक साथ तो उसकी संप्राप्ति जो है वो दुगनी हो जाती है। इसके लिए वात पित्त जो ज्वर, यानी ये जो एजिंग प्रोसेस हो रहा है इसमें वात और पित्त विकृत है, इसके लिए वात पित्त जो ज्वर हमें देना है।
और इसे भी पित्त शमन करने वाले औषधियाँ या फिर आहार देना है। ये क्यों होता है? सो विदाही आहार के कारण होता है इतना जल्दी परिणमन होना। तीखट, खारट और आंबट, ये जो 3 रस हम ज़्यादा लेते हैं तो उसके कारण क्या होता है, तो बाल जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं जल्दी, राइट। ज़्यादा लवण रस सेवन करने से, अम्ल रस सेवन करने से झुर्री आ जाती है। ये दोनों लक्षण किसके हैं? जरा के हैं। जरा जल्दी आ जाएगी तो मेनोपॉज भी जल्दी आ जाएगा। इसके लिए तीखट, खारट, आंबट कम करना है। ओके, ये लास्ट स्लाइड है। खुश होते का कोणाला? मला सो जब भी हम इस रजक के बारे में बात करते हैं तो ऑलवेज वी आर फोकस्ड ऑन यूटेरस, यूटेराइन apparatus, ovaries and all these things, right? लेकिन सार्वदेहिक विचार करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पहले कुछ जिधर स्लाइड से उधर में मैंने बताया कि ज्वर के बारे में तो आपको सोचना ही है, अभी पक्का हो गया, राइट। गृहिणी के बारे में सोचना है, पक्का हो गया, राइट। वैसे ही पांडु के बारे में भी सोचना पड़ता है, अर्श और राजक्ष्मा इनके बारे में भी सोचना पड़ता है। क्यों? बहुत सारे छोटी बच्चियां रहती हैं कि जिसमें छोटे एज में प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होके जाता है, इमीडिएटली ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उसके कारण रस का ज्ञापन नहीं होता है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कम होती है, हाइट रेट कम दिखने के लिए मिलता है और उसमें मेंसेस में भी इरेगुलरिटीज देखने के लिए मिलती है। सो ऐसे अगर केसेस है कि जिसकी इरेगुलर मेंसेस और हाइट रेट कम है तो उसको आपको पूछना है कि बचपन में कभी टीबी होके गया है क्या? पेशेंट हाँ बोलते हैं 80% ऑफ द टाइम्स। सो अगर ऐसी बात है और ना भी बोलती है ना, तो भी कैसा है कि हमारे भारतवर्ष में अगर देखेंगे तो बहुत सारा ये कॉमन इन्फेक्शन है और अगर किसी का भी वेट और हाइट नहीं बढ़ रहा है तो उसके शोष के अलग अलग 6 प्रकार भी बताए गए हैं। सो रस शोष, अध्व शोष, सो एक्सरसाइज या फिर उसका हेक्टिक शेड्यूल बचपन में कितना था ये देखना है और शोष के अनुसार हमें अगर चिकित्सा करते हैं तो ये इरेगुलर मेंसेस जो है वो भी कमाने में मदद हो जाती है। और एक बात जो है वो है पांडु। सो पांडु बहुत कॉमन है, जैसे कि हीमोग्लोबिन कम होना लगी, हाँ। सो पांडु जो है वो रस का व्याधि है, इसी के लिए हम उसके अनुसार जब भी उसके लक्षण देखते हैं तो अगर रस की दृष्टि है तो बाकी के जो धातु है वो भी उनके व्यापन नहीं होता है और शोथ वगैरह ये भी लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। वैसे ही हमें जो बल्कि यूटेरस वगैरह रहते हैं ना, उसको पांडु के अनुसार हमें सोचना है। टिपिकली मेनोपॉजल एज पांडु पेशेंट्स बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। रस का जो दृष्टि का कारण है उसमें चिंता नाम छाती चिंतनात् ये कहा गया है। और मेनोपॉजल एज में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो कभी भी नहीं सोचते नहीं इतना, वो ज़्यादा सोचने के लिए आदत हो जाती है बिकॉज ऑफ द चेंज एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। सो उसके कारण अगर ऐसा हो रहा है ना तो उसमें भी हमें इस तरीके से विचार करके हम मेडिसिन उसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो इस तरीके से रजक का जब भी हम विचार करते हैं तो सिर्फ गर्भाशय, सिर्फ ओवरीज या सिर्फ यूटेराइन apparatus, इन सब का भी विचार हमें करना ही है, लेकिन सार्वदेहिक विचार भी करना है। इसमें और भी एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगी कि स्त्रियों में जैसे गर्भाशय अष्टमहा कहा गया है कि अलग एक आशय है, लेकिन स्तन्याशय जो है वो भी एक अलग आशय है कि जो कार्यरत है। और इसी के लिए जब भी हम मेडिसिन देते हैं और उसका परिणाम हमें हमारी तरफ से जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है, तो हमें गर्भाशय को जैसे सोच के मेडिसिन देते हैं वैसे ही स्तन्याशय को भी सोच के मेडिसिन देने हैं, क्योंकि स्तन्य का जो पोषण है ना वो गर्भाशय में जो रज है उसका ऊर्ध्वगामिता होके होता है। तो इसके लिए जब भी आपको ऐसा लगता है कि इतना सब कर रही हो लेकिन मेडिसिन से परिणाम नहीं है, तो स्तन्याशय के ऊपर अगर हम लेप देते हैं जैसे कि चंदन है, उशीर है या फिर मोगरा है, तो उसका परिणाम जो है ना वो भी गर्भाशय की व्याधि कम करने में बहुत अच्छा आ जाता है। ये सब जो विचार है वो देने का मैंने आपको प्रयास किया। आज मुझे इधर बुलाया और मेरे विचार इधर प्रकट करने के लिए मुझे संधि दी, इसके लिए मैं मास पूरी जो संस्था है उसकी भी धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ।